नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा जो आज का विषय है वह है जीवमंडल, बायोस्फीयर, जीवमंडल। दोस्तों, भूगोल विषय जो है भूतल यानी भूगोल भूतल तथा उसके निवासियों का विज्ञान है। भूगोल भूतल और उसके निवासियों का विज्ञान है। यहाँ भूतल का अर्थ व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ भूतल का अर्थ बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसमें पृथ्वी, इसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त स्थल खंडों और महासागरों के ऊपरी तल के अलावा थोड़ी गहराई तक का वह भाग भी सम्मिलित है। यानी भूगोल भूतल तथा उसके निवासियों का विज्ञान है। जहाँ भूतल का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त स्थल खंडों का तो अध्ययन किया ही जाता है, साथ ही साथ महासागरों के ऊपरी तल के अलावा थोड़ी गहराई तक वह भाग भी सम्मिलित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव धरातल पर निवास करने वाले प्राणियों तथा वनस्पतियों पर पड़ता है। यानी अगर देखा जाए तो भूतल का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त स्थल खंडों और महासागरों के ऊपरी तल के अलावा थोड़ी गहराई तक वो भाग भी सम्मिलित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव धरातल पर निवास करने वाले प्राणियों तथा वनस्पतियों पर पड़ता है। और भूपृष्ठ के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की निचली परत का भी इस अध्ययन में सम्मिलित है, का भी अध्ययन किया जाता है। यानी भूपृष्ठ के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की निचली परत का भी अध्ययन इस में सम्मिलित की है। भूगोल में भौतिक वातावरण का अध्ययन परंपरागत रूप से भूगोल विषय में भौतिक वातावरण का अध्ययन परंपरागत रूप में 3 मंडल में बांटकर किया जाता है। अगर भूगोल में अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको परंपरागत रूप से 3 समूहों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 है स्थल मंडल, नंबर 2 है जल मंडल और नंबर 3 है वायुमंडल। अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको 3 समूहों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। वो है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। 20वीं शताब्दी से ही पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विज्ञान के विकास में 20वीं शताब्दी से ही पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप प्राणी और वनस्पति समुदाय, यानी 20वीं शताब्दी से ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप प्राणियों और वनस्पतियों समुदाय का अध्ययन व्यापक स्तर पर जीवमंडल के अंतर्गत किया जाने लगा। यानी 20वीं शताब्दी से ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप प्राणी और वनस्पति समुदाय का अध्ययन व्यापक रूप से किया जाने लगा। रूसी जीव विज्ञानी वर्नाडस्की
रूसी जीव विज्ञानी वर्नाडस्की ने 1919 में जीवमंडल बायोस्फीयर शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। रूसी जीव विज्ञानी वर्नाडस्की महोदय ने 1919 में जीवमंडल बायोस्फीयर शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। कोल ने समस्त पृथ्वी को एक पारिस्थितिक तंत्र कोल महोदय ने समस्त पृथ्वी को एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में दर्शाते हुए कोल महोदय ने समस्त पृथ्वी को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में दर्शाते हुए इस हेतु पारिस्थितिकी मंडल शब्द का प्रयोग किया था। कोल महोदय ने समस्त पृथ्वी को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में दर्शाते हुए इस हेतु पारिस्थितिकी मंडल शब्द का प्रयोग किया। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार अगर देखा जाए, भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी की सतह अथवा परपटी, पृथ्वी की सतह अथवा परपटी एवं उसका समीपवर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह अथवा परपटी एवं उसका समीपवर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं जीवमंडल कहलाता है। W.G. मूर के अनुसार अगर देखा जाए तो जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस भाग के लिए किया जाता है, जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस भाग के लिए किया जाता है जो कि जीवन के विभिन्न स्वरूपों का आवास है, जो कि जीवन का विभिन्न स्वरूपों का आवास है तथा वर्गीकरण की दृष्टि से ये तीन भौतिक और वर्गीकरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह तीन भौतिक मंडलों जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल के अलावा है। जे स्मिथ के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग, पृथ्वी तथा वायुमंडल का वो भाग जहाँ जीवन का अस्तित्व पाया जाता है जीवमंडल कहलाता है। जे स्मिथ के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है, पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है जीवमंडल कहलाता है। उपर्युक्त अगर परिभाषाओं के आधार पर देखा जाए तो वह भाग जहाँ जीवन, तो वह भाग जीवमंडल के अंतर्गत वह संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है, यानी जीवमंडल के अंतर्गत वह संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है जहाँ कार्बनिक जीवन मिलता है, यानी जहाँ पर कार्बनिक जीवन मिलता है। सरल शब्दों में अगर इसको देखा जाए तो भूतल वह सीमित क्षेत्र है, भूतल वह सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। भूतल वह सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा जिसमें सभी प्रकार के जीव रहते हैं, जीवमंडल कहलाता है। यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं हम कि भूतल का वह सीमित क्षेत्र जहाँ पर स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव रहते हैं, जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल के अगर विकास को देखा जाए, जीवमंडल के अगर विकास को देखा जाए तो पृथ्वी
पर स्थल, वायु एवं जल तीनों ही मंडल पाए जाने से पृथ्वी पर वायु, स्थल एवं जल तीनों मंडल पाए जाने से जीवमंडल का विकास संभव हुआ है। यानी पृथ्वी पर तीनों मंडल वायु, स्थल और जल पाए जाने के कारण जीवमंडल का विकास संभव हुआ है। पृथ्वी पर जीवमंडल का अस्तित्व आज से लगभग 100 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवमंडल का अस्तित्व लगभग आज से 100 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ होगा, जबकि महासागरों के प्रथम स्तरीय जीवों अमीबा की उत्पत्ति हुई। तब से लेकर आज तक जल व स्थल पर जीव जंतुओं और पादपों के लाखों प्रजातियों का विकास हो चुका है। तब से लेकर आज तक जीव जंतुओं के लाखों पादपों और जंतुओं का विकास हो चुका है। भूगर्भ में पाए जाने वाले कोयला व खनिज तेल भंडार भी पूरा वनस्पति व पूरा जीवों के ही अवशेष हैं। विस्तार को अगर जीवमंडल यानी बायोस्फीयर के विस्तार को अगर देखा जाए तो जीवमंडल की सीमाएं अत्यधिक विस्तृत हैं। जीवमंडल की सीमाएं अत्यधिक विस्तृत हैं। कई सूक्ष्म जीव तथा जीवाणु वायुमंडल में हजारों मीटर ऊंचाई तक, अगर इसकी विस्तार को देखा जाए बायोस्फीयर के, तो इसकी सीमाएं जो है अत्यधिक विस्तृत हैं। कई सूक्ष्म जीव तथा बीजाणु वायुमंडल के हजारों मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसी प्रकार कई सूक्ष्म जीव भूगर्भ में कई मीटर गहराई पर भी देखे जा सकते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार धरातल से 10 मीटर ऊंचाई तथा 5 मीटर गहराई तक भाग जीवमंडल की बाहरी सीमा में आता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार अगर देखा जाए तो धरातल के ऊपर 10 मीटर की ऊंचाई और 5 मीटर की गहराई तक का भाग जीवमंडल की बाहरी सीमा में आता है। किंतु मोटे तौर पर 90% प्राणी व वनस्पति मात्र 3 किलोमीटर, यानी वनस्पतियां अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो है धरातल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 3 किलोमीटर की गहराई तक जीवमंडल का बाहरी सीमा में आता है। किंतु मोटे तौर पर 90% प्राणी जो है वनस्पति मात्र 3 किलोमीटर मोटाई में ही फैले हुए हैं। यानी धरातल से 10 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर गहराई तक यह जीवमंडल की सीमा में पाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो औसतन 90% प्राणी वनस्पति मात्र 3 किलोमीटर मोटाई में फैले हुए हैं। ये धरातल के कटिबंध भूपृष्ठ की 1.5 किलोमीटर, ये धरातल के कटिबंध के 1.5 किलोमीटर ऊपर तथा 1.5 किलोमीटर नीचे तक ही सीमित हैं। यानी 3 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, लेकिन धरातल से 1.5 किलोमीटर तक ऊपरी भाग में और धरातल से 1.5 किलोमीटर के निचली भाग में ही पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीजन, यानी धरातल की सतह, पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीजन व प्रकाश की मात्रा तेजी से घटती जाती है। पृथ्वी से नीचे जाने पर ऑक्सीजन व प्रकाश की मात्रा घटती जाती है
तथा दाब एवं ताप बढ़ता जाता है। दाब और ताप जो है निरंतर बढ़ता जाता है। वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी नीचे जाएंगे तो ताप और दाब घटता जाएगा, लेकिन वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन तापमान तथा वायुदाब वहाँ भी घटता जाता है। अब वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर ऑक्सीजन व प्रकाश की मात्रा तेजी से घटती है तथा दाब व ताप बढ़ता जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर ऑक्सीजन व प्रकाश में कमी आती है, लेकिन दाब और ताप बढ़ता है। जबकि वायुमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ और जाते हैं ऑक्सीजन और तापमान तथा वायुदाब घटता जाता है। जीवन वहीं पाया जाता है जहां इसके लिए अनुकूल प्राकृतिक दशाएं, नहीं मानो विभिन्न जीवों का जीवन वहीं पाया जाता है जहां इसके लिए अनुकूल प्रकार की प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हैं, वहीं जीवन पाया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर ऑक्सीजन व प्रकाश की मात्रा घटती जाती है, जबकि दाब और ताप बढ़ता जाता है। और वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाते हैं ऑक्सीजन तापमान और वायुदाब घटता जाता है। जीवन वहीं बीच में पाया जाता है जहां इसके लिए अनुकूल प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हों, वहीं जीवन पाया जाता है। इस प्रकार जीवमंडल की सीमा, इस प्रकार की अगर देखा जाए तो जीवमंडल की सीमा उन प्राकृतिक तत्वों व दशाओं की उपस्थिति पर निर्भर करती है। उन प्राकृतिक तत्वों या दशाओं की उपस्थिति पर निर्भर करती है जो सजीवों के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक होती हैं। जीवमंडल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। जीवमंडल के घटक सामान्यतः जीवमंडल से अभिप्राय प्राणी और वनस्पतियों जगत एवं उसके आवास से लिया जाता है। यानी सामान्यतः अगर देखा जाए तो जीवमंडल से अभिप्राय प्राणी व वनस्पत जगत एवं उसके आवास से लिया जाता है। किंतु जीवमंडल के संगठन में भौतिक वातावरण के सभी तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जीवमंडल का प्राय प्राणी और वनस्पत जगत के एवं उनके आवास से लिया जाता है। प्राणी और वनस्पत तथा उनके आवास से लिया जाता है जीवमंडल का तात्पर्य। किंतु जीवमंडल के संगठन में भौतिक पर्यावरण के सभी तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर देखा जाए तो जीवमंडल के निर्माण में या जीवमंडल में के संगठन में भौतिक पर्यावरण के सभी तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृथ्वी के जीव जगत तथा पर्यावरण के मध्य, पृथ्वी के जीव जगत और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यानी पृथ्वी के जीव जगत तथा पर्यावरण के मध्य एक पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों तथा भौतिक वातावरण दोनों ही आते हैं। यानी जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों और भौतिक वातावरण दोनों को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक वातावरण में जल, वायु, स्थल और सजीव सम्मिलित हैं। भौतिक वातावरण में जल, वायु, स्थल और सजीव सम्मिलित हैं। इस प्रकार सजीवों की उत्पत्ति
इस प्रकार सजीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास तथा उनके जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व ही जीवमंडल घटक कहलाते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सजीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास, उनके जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के तत्व ही जीवमंडल के घटक कहलाते हैं। इन घटकों को देखा जाए तो यह निम्न प्रकार से कह सकते हैं। नंबर 1 वायुमंडल। नंबर 1 वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल सदैव पृथ्वी के साथ जुड़ा रहता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल सदैव पृथ्वी से जुड़ा रहता है। वायुमंडल के अभाव में सजीवों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर वायुमंडल का अभाव हो जाए तो सजीवों के जीवन का अस्तित्व की कल्पना करना बेकार होगा, क्योंकि समस्त प्राणियों और पादपों को प्राणवायु वायुमंडल से ही मिलता है। पृथ्वी तथा वायुमंडल के बीच स्थल, जल, वायु तथा जीवों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया अनवरत रूप से होती रहती है। पृथ्वी तथा वायुमंडल के बीच स्थल, जल, वायु तथा जीवों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया लगातार होती रहती है। जैसे चट्टानों के अपक्षय, ईंधन के जलने तथा प्राणियों के श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन व्यय होती है, जबकि पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जबकि पादपों में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नाइट्रोजन की जटिल चक्र भूमि से वायु तक विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से चलता रहता है। पृथ्वी की सतह के निकट अगर देखा जाए तो पृथ्वी के सतह के निकट वायु सघन होती है। पृथ्वी के सतह के निकट वायु सघन होती है। ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं, यानी ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, विरल होती जाती है, ये सघन से विरल होती है। इसलिए धरातल से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक, इसलिए धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाले भाग में वायुमंडल की वायुराशि का 50% भार या मात्रा भाग ही पाया जाता है। इसलिए धरातल से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग में ही वायुमंडल के कुल वायुराशि का 50%, यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल की राशि का 50% भार या मात्रा भाग पाया जाता है। वायुमंडल संगठन के विभिन्न गैसों के साथ साथ, अगर इसी वायुमंडल के संगठन को देखा जाए तो इसमें विभिन्न गैसों के साथ साथ जल, वाष्प तथा धूल के कणों का योगदान भी रहता है। अगर वायुमंडल के संगठन को देखा जाए तो विभिन्न गैसों के साथ साथ वाष्प तथा धूल के कणों का योगदान भी रहता है। वायुमंडल अनेक गैसों का सम्मिश्रण है। जो वायुमंडल होता है ये अनेक गैसों का सम्मिश्रण होता है, जिसमें विभिन्न गैसों के एक निश्चित अनुपात, जिस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात में वो गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन की मात्रा होती है। सामान्यतः भारी गैसें वायुमंडल के निचले स्तरों में, सामान्यतः अगर देखा जाए तो भारी गैसें जो होती हैं वो वायुमंडल के निचले स्तर में पाई जाती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक तथा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक और ऑक्सीजन व नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। इसके पश्चात अधिक ऊंचाई में हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियान, ओजोन आदि हल्की गैसें, यानी इनके अलावा देखा जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियान, ओजोन आदि हल्की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के निचली परत में जल, वाष्प व धूल के कण भी पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो वायुमंडल की जो निचली लेयर होती है, जो निचली परत होती है, उसमें जल, वाष्प एवं धूल के कण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण वायु विक्षोभ एवं सघन की क्रिया जिसके कारण वायु विक्षोभ एवं संघनन की क्रिया प्रभावी होती है। यानी निचले वायुमंडल की निचली परत के अंतर्गत जलवाष्प एवं धूल के कण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण वायु विक्षोभ एवं संघनन की क्रिया प्रभावी होती है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान और वायुदाब एवं उनके लक्षणों में परिवर्तन होता जाता है। यानी ऊंचाई के साथ साथ धरातल से ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल के तापमान और वायुदाब तथा उनके लक्षणों में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता जाता है। इस आधार पर यानी ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान और वायुमंडल एवं उसके लक्षणों में परिवर्तन होता जाता है। इस आधार पर वायुमंडल को अनेक परतों में बांट दिया जाता है, विभक्त किया जाता है। इस प्रकार अगर वायुमंडल को अनेक परतों में विभक्त किया जाता है, जिसमें क्षोभ मंडल, मध्यस्तर, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। यानी इस ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान और वायुदाब में भी और उनके लक्षणों में परिवर्तन होता है। इस आधार पर वायुमंडल की विभिन्न परतों को अनेक समूहों में विभक्त कर देते हैं, जिसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरा आता है जलमंडल। यानी पहला क्या था? वायुमंडल, दूसरा जलमंडल और तीसरा स्थल मंडल। भूपृष्ठ जल से ढका हुआ भाग ही जलमंडल कहलाता है। भूपृष्ठ का जल से ढका हुआ जो भाग है वो जलमंडल कहलाता है। भूपृष्ठ का जल से ढका हुआ जो भाग है वो जलमंडल कहलाता है। धरातल पर 36.10 वर्ग किलोमीटर अर्थात 70.8% क्षेत्रफल पर जल का विस्तार है। यानी धरातल पर 70.8% भूभाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है।
इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 70.8% भूभाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। जल की उपलब्धता पृथ्वी को सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्टता प्रदान करती है। यानी जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्टता प्राप्त होती है। भूतल पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों तथा पादपों के जीवन का आधार ही जल है। विभिन्न प्राणियों के शरीर में 50 से लेकर 80% तक देखा जाए तो विभिन्न प्राणियों के शरीर में 50 से लेकर 80% तक तथा पादपों में 60 से लेकर 98% तक जल का अंश पाया जाता है। यानी विभिन्न प्राणियों के शरीर में अगर देखा जाए तो 50 से 80% तक, और विभिन्न पादपों में अगर देखा जाए तो 60 से 98% तक जल की मात्रा शरीर पाई जाती है। जीव द्रव्य जो कि सभी सजीवों के जीवन का आधार है, जीव द्रव्य जो सभी सजीवों के जीवन का आधार है, में 85 से 95% तक जल की मात्रा होती है। जीवधारियों के समस्त जैविक अभिक्रियाएं जल की उपस्थिति में होती हैं। जीवधारियों में समस्त जैविक अभिक्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती हैं। अतः जलमंडल जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। अतः देखा जाए तो जलमंडल जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। मैक्सवेल महोदय ने अपने शब्दों में कहा था, मैक्सवेल महोदय ने बताया कि जल आर्थिक, सांस्कृतिक और जैविक दृष्टि से पृथ्वी का अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। मैक्सवेल महोदय ने कहा है कि जल आर्थिक, सांस्कृतिक और जैविक दृष्टि से पृथ्वी का महत्वपूर्ण संसाधन है। जलमंडल में समस्त महासागर, आंतरिक एवं सीमांत सागर, झीलें, खाड़ियाँ आदि सम्मिलित हैं। जलमंडल के अंतर्गत अनेक प्रकार के सागर, महासागर, झीलें आदि को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी की स्थल भाग पर पाए जाने वाले समस्त स्रोतों, नदी, तालाब, झील, झरने, कुएं, पृथ्वी के स्थल भाग पर पाए जाने वाले सभी जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील, झरने, कुएं आदि का आधार भी महासागर ही हैं। आदि का अगर आधार देखा जाए तो महासागर ही हैं। सभी रूपों में अगर देखा जाए तो जल की आपूर्ति जो है वहीं से जल चक्र द्वारा होती है। सभी रूपों में अगर देखा जाए तो जल की आपूर्ति महासागरों से ही जल चक्र के रूप में होती है। धरातल पर तापमान के संतुलन को बनाए रखने में भी, धरातल के तापमान को बनाए रखने के लिए, धरातल पर तापमान के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी महासागरों का देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान रहता है। पृथ्वी पर जल तथा स्थल का वितरण अत्यधिक असमान है। पृथ्वी पर जल तथा स्थल का वितरण अगर देखा जाए तो ये अत्यधिक असमान है। दक्षिणी गोलार्ध में 81%, दक्षिणी गोलार्ध में 81% तथा उत्तरी गोलार्ध में 40% तक जल है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता के कारण इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल की उपलब्धता के कारण
इसे जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जल की उपलब्धता होने के कारण ही इसे हम जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब तीसरा है स्थलमंडल, जीवमंडल में स्थलमंडल। तीसरा है स्थलमंडल, यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। भूपर्पटी, जो भूपर्पटी का कठोर भाग, भूपर्पटी का कठोर भाग जो पृथ्वी की धरातल, पृथ्वी की सतह से लगभग 65 किलोमीटर नीचे तक, भूपर्पटी का कठोर भाग जो पृथ्वी की सतह से 65 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है, स्थलमंडल कहलाता है। यानी भूपर्पटी जो है उसके नीचे 65 किलोमीटर तक स्थलमंडल कहलाता है। भूमंडल का यह एक ऐसी परत के रूप में है, भूमंडल का यह एक ऐसी परत रूप जिसमें मुख्यतः सियाल पर एवं कहीं कहीं ऊपरी मेंटल या ऊपरी सीमा परत शामिल है। इस परत की ऊपरी सतह पर अवसादों का एक आवरण पाया जाता है। इस परत के अगर स्थलमंडल के ऊपरी सतह पर देखा जाए तो यहाँ पर अवसादों का जमाव पाया जाता है। स्थलमंडल में भूमि के शुष्क भागों, स्थलमंडल में भूमि के शुष्क भागों में के अतिरिक्त सागरीय तली वाले भाग भी सम्मिलित हैं। इसमें सागर के तली वाले भाग भी स्थलमंडल में सम्मिलित किए जाते हैं। जिन पदार्थों से स्थलमंडल की रचना हुई है, यानी जिन पदार्थों से अगर देखा जाए कि स्थलमंडल की रचना हुई है उससे शैल या चट्टान कहा जाता है। जिन पदार्थों से स्थलमंडल की रचना हुई है उसे शैल या चट्टान कहते हैं। भूगोल विषय में चट्टान का प्रयोग बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कीचड़ आदि सभी पदार्थों के लिए समान रूप से होता है। भूगोल में अगर देखा जाए तो चट्टान शब्द का प्रयोग, भूगोल विषय में चट्टान शब्द का प्रयोग कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कीचड़, बालू आदि सभी के पदार्थों के लिए समान रूप से चट्टान शब्द का प्रयोग होता है। भूपृष्ठ की रचना में जिन तत्वों का समावेश होता है, भूपृष्ठ की रचना में जिन तत्वों का समावेश होता है उनमें ऑक्सीजन, भूपृष्ठ की रचना में जिन तत्वों का समावेश होता है उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रमुख हैं। यानी भूपृष्ठ की रचना में जिन तत्वों का समावेश होता है, जो तत्व भूपृष्ठ की रचना में शामिल हैं, जिनके द्वारा भूपृष्ठ की रचना हुई है, उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि तत्व भूपृष्ठ की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली मृदाओं में इन तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। यानी विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली मिट्टियों में, मृदाओं में, सॉइल में इन तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न प्रकार होती है। जीवमंडल में मृदा या मिट्टी का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जीवमंडल में मृदा या मिट्टी की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रहती है। मृदा का प्रत्यक्ष प्रभाव वनस्पति की उत्पत्ति तथा वितरण पर पड़ता है। जीवमंडल में मृदा या मिट्टी का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीवमंडल में मृदा या मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मृदा का प्रत्यक्ष प्रभाव वनस्पति की उत्पत्ति तथा वितरण पर पड़ता है। वनस्पति अपने पोषण के लिए
आवश्यक पदार्थ मृदा से ही प्राप्त करती है। वनस्पतियां अपने पोषण के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं वो मृदा से ही प्राप्त करते हैं। वृक्षों की जड़ें काफ़ी गहराई तक मृदा में ही पाई जाती हैं। वृक्षों की गहराई अगर देखा जाए तो वृक्षों की जड़ों की गहराई अगर देखा जाए तो मृदा में ही पाई जाती है। विभिन्न जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। सामान्यतः मृदा में 40% खनिज पदार्थ, 25% जल, 25% वायु तथा 10% कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मृदा में 40%, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मृदा में 40% खनिज पदार्थ, 25% जल, 25% वायु और 10% कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। मृदा के कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। मृदा के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म जीवों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। कुछ ऑक्सीजन की मात्रा भी मृदा में होती है। कुछ ऑक्सीजन की मात्रा भी मृदा में होती है जिसका उपयोग वनस्पति तथा मृदा में पाए जाने वाले जीव करते हैं। नंबर 4 सजीव या जीव जगत, जिसे जीवमंडल कहते हैं। नंबर 4 प्रकार सजीव या जीव जगत या जीवमंडल। जीवमंडल में उपस्थित सजीवों में मानव, जंतु, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। इन्हें जीवमंडल के जैविक संगठन कहते हैं। जीवमंडल में उपस्थित सजीवों में मानव, जंतु, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। जीवमंडल के इन्हीं जैविक संगठन कहते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों में ही विभिन्न जीवों की उपस्थिति पाई जाती है। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायु में ही विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति पाई जाती है। सभी जीवधारी भौतिक पर्यावरण की ही उपज होते हैं। सभी जीवधारी जो होते हैं वो भौतिक पर्यावरण की ही उपज होते हैं। सजीवों तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। सजीवों तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। समस्त जैविक तत्व परस्पर सहसंबंधित होते हैं। समस्त जैविक तत्व जो होते हैं वो ये परस्पर सहसंबंधित होते हैं। जैसे मानव अपना भोजन पादपों व जंतुओं से प्राप्त करता है। जैसे मानव अपना भोजन पादपों और जंतुओं से प्राप्त करता है। जंतु और प्राणियों पर वनस्पति पर निर्भर होते हैं। जंतु अन्य प्राणियों पर या वनस्पति पर निर्भर होते हैं तथा पादप मृदा की उपज है। जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ मृत जंतुओं के पादपों के अंश तथा सूक्ष्म बैक्टीरिया मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। पादप अपने परागण के लिए कीट पतंगों पर निर्भर होते हैं। पादप अपने परागण के लिए कीट पतंगों के ऊपर निर्भर होते हैं। किसी स्थान पर उगने वाले पादप एक दूसरे पर भी प्रभाव डालते हैं। किसी स्थान पर उगने वाले पादप भी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार जंतु भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बुद्धि बल से संपन्न होने के कारण मानव समस्त जीवधारियों में अलग होता है। बुद्धि बल से संपन्न होने के कारण मानव समस्त जीवधारियों से अलग है। जीवमंडल के प्रमुख घटक के रूप में मानव पर्यावरण के सभी घटकों को प्रभावित करता है। बुद्धि बल से संपन्न होने के कारण मानव सभी जीवधारियों से अलग होता है। जीवमंडल के प्रमुख घटक के रूप में मानव पर्यावरण के सभी घटकों को प्रभावित भी करता है। वर्नाडस्की महोदय ने जीवमंडल के 3 प्रमुख घटकों जीवभार, जीवजनित पदार्थ तथा जीवकाष्निक पदार्थ में बांटते हुए मानव को जीवमंडल का विशिष्ट घटक बताया है। मानव ने बौद्धिक विकास से तकनीकी विकास किया है। मानव ने अपने बौद्धिक विकास से तकनीकी विकास किया है।
वो अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में रूपांतरण करता रहता है। मानव अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण में रूपांतरण करता रहता है। संसाधन जिनसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसमें उसके माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव करता रहता है। जैसे कृषि योग्य भूमि, जैसे कृषि भूमि के लिए वनों को साफ करना, जैसे कृषि भूमियों के लिए वनों को साफ करना, जंतुओं को पालतू बनाकर पशुपालन करना, जंतुओं को पालतू बनाकर पशुपालन करना, उसके जीवों के विकास, नस्ल तथा जीवन चक्र को प्रभावित करना, और मानव निरंतर नवीन तकनीकी ज्ञान को विकसित करने में संलग्न है। यानी मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर संसाधनों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से करता जा रहा है और निरंतर विकास करता जा रहा है। उसका आधार जो है मानव के अंतर्गत बुद्धि बल के कारण ऐसा संपन्न हुआ है। तो ये दोस्तों जीवमंडल के बारे में आप सभी को बताया गया। उम्मीद है कि ये जीवमंडल आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जो व्याख्या किया गया है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।